अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। कल के एक पॉजिटिव चेंज के बाद आज भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी गई है। रेंज बाउंड सिचुएशन है, 41,000 से लेवल अप दिखाई देता है। साथ साथ 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर बस थोड़ा सा दूर है। अब ईद की गैजेटेड हॉलीडेज आएंगी। मंडे को जब मार्केट दोबारा रीओपन होगी तो हम देखेंगे एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर प्रिवेल हो रही है। बजट के अंदर कुछ चीज़ें थी, कुछ हमने देखा था अमेंडमेंट्स की गई, संडे के दिन वो अप्रूव हुआ। साथ साथ कल के दिन हमने मॉनेटरी पॉलिसी का रेट अप होते हुए देखा, 1% का इजाफा, ये दिस इज द रिकॉर्ड हाई पॉलिसी रेट के अंदर इजाफा कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल जो एक परफॉर्मेंसेज हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे इसको जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी। लेकिन साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ के तहत तमाम चीज़ों को अलाइन करना कि किसी ना किसी तरीके से अभी ये एक ट्रैक जो है वो सीधा हो जाए और उसके बाद अब अपनी चीज़ों को जो है वो सीधा कर लिया जाएगा। सो ये कोशिशें की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फंडामेंटल्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग मार्केट थी। रिएक्शन देखा जा रहा था लास्ट वीक जो है वो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं रेंज बाउंड या नेगेटिव चेंज था, लेकिन अब जो है वो दोबारा कल भी और आज भी पॉजिटिव चेंज रहा है। तो क्या रीजंस होंगे आज हम डिस्कस करते हैं। साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे कि तमाम चीज़ें जो कि पता था कि एक सरप्राइजिंगली 1% बढ़ा दिया गया, लेकिन ये भी पता था कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी है तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, वो किया गया। आज उस सरप्राइज के हवाले से भी बात करेंगे एंड एसएमईज़ के हवाले से बात करेंगे। एसएमईज़ कितना ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं तमाम हमारी इकोनॉमी को, और साथ साथ बजट के अंदर जो टैक्सेस इंप्लीमेंट किए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल रऊफ साहब, आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद होंगे फरहान रिजवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनसे मार्केट के बारे में बात करेंगे तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले मैं फातमी साहब से पूछना चाहूँगी। फातमी साहब, क्या समझते हैं मार्केट के हवाले से ये जो चीज़ें देखी जा रही हैं इकॉनमी के हवाले से, बजट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई, संडे के दिन बजट अप्रूव किया गया, साथ साथ हमने कल के दिन मार्केट में एक पॉजिटिव चेंज देखा, क्योंकि देखा ये जा रहा था कि इतनी चीज़ें जो दी गई थी उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो उसे अमेंडमेंट करके सही कर लिया गया। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, असल में इसमें दो राय है। जो सपोर्टर्स हैं वो ज़ाहिर खुश हैं, हम लोग खुश हैं कि अभी चेंज आ गया, और जो मुखालफिन है उनका ये कहना कि ये काम हम 6 महीने पहले भी कर लेते तो इतने दिन रुलते नहीं, क्योंकि आईएमएफ ने तो अपने शराइत आपके सामने रख दिए थे, हम मुस्तकिल उसको डिले कर रहे थे। आप देखें, अभी शायद लास्ट प्रोग्राम में भी आपने डिस्कस किया था कि बजट में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, और वहीं लेकिन हमने देखा कि उनके शायद पे बिल्कुल तब्दील करना पड़ा। बल्कि बहुत अच्छा एटीट्यूड है जब प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात करने के बाद उनकी एमडी से ये कहा कि हम बजट को दोबारा रिकनसाइल करेंगे और दोबारा इस पर नज़रसानी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो ये अच्छा। ये भी खबर है कि कल शायद इस हवाले से कोई बेहतर मीटिंग होगी आईएमएफ से। देखिए, असल में है क्या, दो बातें अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक इतना खुशहाल मुल्क है कि अगर चाहे तो बगैर आईएमएफ के भी ज़िंदा रह सकता है, बशर्ते कि पॉलिसी मेकर जो हैं वो डिटरमिन्ड हों कि इस मुल्क को निकालना। दूसरा तरीक़ेकार जो है वो ये है, इजी गोइंग है कि हम ऑलरेडी बहुत क्राइसिस में। अब आप देखें 7.3 बिलियन तो मेरा ख्याल अभी आप ट्रिलियन तो रुपए तो आप सिर्फ कर्ज वो उस पर अदा कर देंगे अपने सूद पे, तो जहाँ 14.5 में आप आधा तो गोया सूद ही दे रहे हैं ना, तो बाकी तो रह गया। तो ऐसी सूरत में, और फिर आप जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वो फर्दर अब हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो आईएमएफ, देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं आईएमएफ से क्या 1.2 बिलियन मिलना, इससे ज़्यादा तो बाहर वाले भेज देते हैं ओवरसीज, कहते हैं ना आमतौर से। लेकिन हकीकत ये कि आईएमएफ का मतलब हरगिज़ आईएमएफ नहीं, आईएमएफ का मतलब है टू गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल आवर फ्रेंड्स कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आईएमएफ ने हम पे पाबंदी लगाई तो वर्ल्ड बैंक की भी नज़रें फिर गई, एशियन इस्लामिक बैंक की भी नज़र फिर गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी नज़र फिर, सऊदी अरब ने कभी अंदाज बहुत मोहतात हो गया, यूएई ने कहा हम आपके साथ हैं लेकिन ज़रा सा रुक जाइए, चाइना ने कहा हम सीपैक पे आपके साथ जान लड़ा देने के तैयार हैं, लेकिन चाइना ने तो हमारा ख्याल दिया, किया, 1 बिलियन चाइना ने तो किया। किया। मेरे कहने का मतलब था कि ये ऑलरेडी वी आर वेरी डिलेड, और ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर थोड़ी बहुत तब्दीली की, जैसे उन्होंने 5 लाख की जगह 10 लाख की जगह 5 लाख पे 35% कर दिया उन्होंने
टैक्स जो बढ़ा दिया, 1 मिलियन पे था ना, अब 500,000 पे कर दिया। इसी तरह उन्होंने बाद जब पॉलिसी रेट 1% बढ़ा दिया। अच्छा, उसके भी देखिए होता क्या है, जब भी कोई इकानमी का एक फ़लसफ़ा ये है कि वो ज़ीरो बाएं और दाएं का सारा खेल है कि हर पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद। बाद लोगों का ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सबसे पहले तो आपकी शक्ल दुनिया में बदलती है और बाहर की इन्वेस्टमेंट आने के ज़्यादा मौके बन जाते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्ट ज़्यादा देने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो जो उसकी निगेटिव पॉइंट है वो ये कि फिर आपके छोटे कारोबारी मरने लगते हैं और बैंक से आपको जो लोन लेके कारोबार करते हैं उसको ठप हो जाता है। तो दोनों वजन अपनी जगह सही है। मैं ये समझता हूँ आज के दिन इस प्रोग्राम में कि ईद के आने की खुशी से पहले गोया ये खुशी है कि अगर आईएमएफ से हमारा मामला बन जाता है तो सिर्फ आईएमएफ का नहीं बल्कि एक जो सिलसिला है लोन मिलने का वो हो जाएगा। सिर्फ हमारी जो हुकूमत से दरख्वास्त है वो ये है कि खुदा के लिए इस बार लोन मिले तो इसको सही जगह पे खर्च करें, जो अमूमन नहीं होता, जो इसकी वजह से परेशान। सही बात खालिद साहब ने की है। मैं मुजम्मिल साहब से पूछना चाहती हूँ। मुजम्मिल साहब, छोटे कारोबार की बात की जा रही है, एसएमईज की बात की जा रही है। एसएमईज एक्चुअली पाकिस्तान के लिए रेवोल्यूशनाइज कर सकता है फॉर बिजनेसेस या इकोनॉमी के हवाले से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, जो कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि जॉब सीकर बन जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर्स करते हैं और जॉब सीकर बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, एसएमईज को प्रमोट करना चाहिए। हर जो डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर आप देखें जाके तो उनके एसएमईज जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं, कहाँ हमारा लूप होल है या अभी भी काम कर रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देते? देखिए, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो एक क्राइसिस से ज़रूर गुजर रहा है, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम इसको कहें कि संभाला नहीं जा सकता। हम इस वक्त 4 बिलियन के रिजर्व्स पे खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि $1 लाख आप ले आएँ और जो है वो पैसे आप वाइट करा लें। और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने एसएमईज़ को एक 250 मिलियन से बढ़ा के 800 बिलियन रुपए पे ले आए उसका दायरा का। और एक गवर्नमेंट ने जो है 6% की उस पे जो है इंटरेस्ट रेट पे एसएमईज़ को ये बेनिफिट दिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को बड़े अहम फैसले करने पड़ेंगे। कुछ मैं ये समझता हूँ कि छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए छोटे जोन्स जो हैं वो कि आप समझ लें कि ईपीजेड की तरह, ईपीजेड जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। छोटे छोटे आप समझ लें कि एसएमईज़ को जो है बड़ा सपोर्टिवली वो इफेक्ट करेंगे और वो बहुत बड़े फंड्स ले आएंगे, क्योंकि छोटी तादाद में बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है आप समझ लें कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बैठ के इस पर अगर सर जोड़ा जाए तो आप समझ लें कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। आईटी सेक्टर के अंदर भी एसएमईज़ हमारे काम कर रहे हैं, हमारे ज़राअत के शोबे में भी एसएमईज़ बहुत छोटे छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो एसएमईज़ हैं हमारे, वो कुछ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं वो भी आप समझ लें टैक्सेस के उसमें नहीं है। और सबसे जो अहम बात है मैम ये है कि हमें इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन में अपने एक्सपेंसेस को जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा। खास करके जो हम सब्सिडाइज रेट पे, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि वीट हम बेच रहे हैं, हम 15% या 20% इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पे जो है वो अरबों खरबों रुपए का हम सब्सिडी दे रहे हैं। वे आप सब्सिडाइज करते क्यों हैं? अब मेरे ख्याल में ये जो आईएमएफ की भी कंडीशनलिटी थी वो हमें आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को रोकते हैं और आप जो है गवर्नमेंट खुद इंपोर्ट करती है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का ये काम ही नहीं है। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेशन देना, कि आप ट्रेड को फैसिलिटेशन दें और उसको ओपन करने दें। आप डिमांड एंड सप्लाई पे इसको छोड़ दें तो वो वैसे ही मार्केट जो है अपनी पोजीशंस पे आ जाएगी। राइट मुजम्मिल साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। फरहान रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। मैं मार्केट के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। वेलकम टू द शो फरहान। थैंक यू। फरहान, क्या समझते हैं आप, बजट के आने के बाद कल मार्केट की परफॉर्मेंस में एक अच्छा चेंज दिखाई दिया। आज के दिन भी मार्केट रेंज बाउंड, बट हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चेंज है। आफ्टर ईद गैजेटेड हॉलीडेज क्या समझते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या होगा और बजट का इम्पैक्ट कितना है? देखिए, जो मार्केट पहले भी जो कंसोलिडेशन फेज में चल रही थी और एक थोड़ा सा हमने देखा मार्केट में एक साइडवेज की एक्टिविटीज है बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी के, यहाँ पे क्लैरिटी आ नहीं रही थी चीज़ों में कि हम आइदर वी आर गोइंग फॉर आईएमएफ, बजट में क्या होगा, किस तरह की प्लानिंग करेंगे। तो इसके बाद की जो बजट के बाद भी हमने देखा मार्केट में जो है ना एक अनसर्टेनिटी सी, लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि इसमें क्या स्टांस लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। बट अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर देखने के बाद जो है अपेरेंटली थोड़ा आइडिया हुआ, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हुआ कि जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी है और चीज़ों को जो है बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि सब्सिडीज बहुत सारी चीज़ों पे ख़त्म की जा रही हैं,
टैक्स नेट बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी और चीजें जो है गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है टूवर्ड्स, हमने देखा कल मॉनेटरी पॉलिसी आई जिसमें 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए। तो अपेरेंटली लगता ऐसा है कि शायद इस दफा जो है वो IMF के हम चीजों में कंक्लूड कर जाएंगे। तो मार्केट भी इसी को पॉजिटिव नोट पे ले रही है कि चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। तो मैक्रोस के हालात अभी भी हमारे इतने अच्छे नहीं है, बट क्योंकि स्टेप्स लिए जाते हैं, जाहिर है उसका इंप्लीमेंट आता है और मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, तो मार्केट का उस पर एक इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए मार्केट ने थोड़ी सी जो है ना वो पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई। क्या फरहान आप समझते हैं जो मार्केट के अंदर बोनस शेयर के हवाले से 10% टैक्स की बात की गई थी और वो ऑब्वियसली पास भी हुआ, तो क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट ने नेगेटिव लिया या वो एब्जॉर्ब हो चुका है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखिए मार्केट में जब कैपिटल गेन टैक्स लगना शुरू हुआ था तब लोगों को था कि मार्केट नेगेटिव लेगी। मार्केट जो है वो कभी टैक्स देने को कभी बुरा नहीं लेती है। मार्केट इज ऑलवेज लाइक कि अगर आप की मैक्रो साइड पे पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मार्केट चल रही है, जाहिर कोई कमा रहा होगा तो उसको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने देखा कि आज 40 लाख लोग जो मुल्क में टैक्स देते हैं वो उनका अगर टैक्स नेट बढ़ा के यही 40 मिलियन और 100 मिलियन पे ले जाए तो वो हम मार्केट भी इसी तरह देखती है कि अगर आप मार्केट चल रही होगी, मार्केट में चीजें पॉजिटिव साइड पे होंगी तो आप कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंट कर देंगे। कैपिटल गेन टैक्स 15% हो 10% हो, मार्केट उसको अवॉइड करती है। तो मार्केट जो देखती है वो देखती है कि मैक्रो साइड पे क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, जो इकोनॉमी में डिसीजन लिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री साइड से या फॉरेन पॉलिसीज जो भी हो रही है हमारी, मार्केट उसको देखती है और मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। सही आपने डिटेल बताया है फरहान। इसके साथ साथ मैं वन लास्ट क्वेश्चन और करूंगी कि अगेन मार्केट का ट्रेंड क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर ये कंक्लूजन की तरफ चला जाता है, जो कि कभी इम्कानात हैं कि IMF जो है वो कंक्लूड हो जाएगा और तमाम इकोनॉमिक के जो हम फैसले लेट होते हुए देख रहे हैं वो हमारे पास इन अराइवल सिचुएशन में आ जाएंगे, तो आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट का? और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही हैं, फ्रेश बाइंग जैसे कि हमने लास्ट वीक देखी थी, लास्ट 2 वीक्स बिफोर, तो क्या अभी दोबारा एक्सपेक्टेशन यही है? मार्केट मल्टीपल पे चल रही है और रीजन के मल्टीपल्स को देखते हुए मार्केट हमारी बहुत डिस्काउंट पे है। ह्यूज पोटेंशियल के मार्केट यहाँ से 2-3 के मल्टीपल और ऊपर जो है ट्रेड कर सकती है। आज आपकी मार्केट जो है 3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये हम ट्रेडिंग मल्टीपल 5 का भी दे सकते हैं। मार्केट में अभी तो बहुत वैल्यू है। डिविडेंड साइड पे आपको 20-25% डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स मिल रहे हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को। जब मार्केट आपकी इतनी सस्ती वैल्यूएशन भी होती है तो ये तो हेवन लोगों के लिए कि अगर इस वक्त भी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो। थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के बारे में और ख़ासकर मार्केट के नंबर्स इतने ज़बरदस्त अभी वैल्यूएशन पे हैं कि अगर न्यू फ्रेश बायर्स यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय एंड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। सो हमारे साथ फातमी साहब भी मौजूद हैं, मुजम्मिल साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं। फातमी साहब आपसे बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं, SMEs की बात करते हैं मुजम्मिल साहब के कुछ इशूज़ हैं जो कि वो फेस करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो भी प्रमोट करनी चाहिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी ये नेसेसरी है। देखिए ये स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है जिसको हम छोटी सनत कहते हैं, इसका तजुर्बा चीन ने बहुत तवील अरसे तक किया, कोरिया ने किया, ताइवान ने किया और ये सब कामयाब रहे। अच्छा, हमारे यहाँ इसकी बड़ी गुंजाइश है और आपके इल्म में नहीं होगा, आपकी उम्र कम है। पाकिस्तान में किसी ज़माने में गुजरात, लाला मूसा, गुजरानवाला, सियालकोट ये इलाका था जहाँ कॉटेज इंडस्ट्री थी, छोटी इंडस्ट्री। अच्छा, अमूमन मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ कम्युनिटी की बुनियाद पे बिज़नेस होते हैं। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मतलब ये ख़ानदान ये बिज़नेस करता था तो वो सालों से करते चला आ रहा है। ताले की मैन्युफैक्चरिंग, मोमबत्ती की, अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग, घी की होती है नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक तो बिज़नेस बहुत लॉन्ग रन चलता रहता है क्योंकि कम्युनिटी और फैमिली। दूसरी सबसे अहम बात ये होती है कि इसकी बाइंग और सेलिंग दोनों शहर के अंदर अंदर होती, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे बखेड़ों से नहीं गुजरना पड़ता। तो अमूमन इनकरेज किया जा सकता है। ख़ास के यूरोप वगैरह में तो ये होता है कि कम्युनिटी खुद ही तय कर लेती है और आपस में हमारे यहाँ भी शुरू किया है, बास कम्युनिटी है जो इस तरह का काम करी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे की रोलिंग बहुत फास्ट होती है, जॉब्स आसानी से होती है, कम महदूद लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आसान होती है, ट्रांजैक्शन आसान होता है और माशरे के अंदर वो रिजिडनेस नहीं रहती जिसकी वजह से एक लिहाज से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इसकी बड़ी गुंजाइश है। ख़ास के
जैसे कराची तो मैं नहीं कहता, क्योंकि कराची कम्युनिटी बेस्ड है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसकी बात अलग है, ट्रेडिंग सिटी है, लेकिन पंजाब और सिंध में बहुत गुंजाइश है जहां वो ये कर सकते हैं। क्यों, इस हवाले से मैं कह रहा हूं कि यही लोग जब मैं बाहर देखता हूं दुबई में या सऊदी में या अमेरिका में या जर्मनी में, तो यही बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अमेरिका में एक ही बिरादरी है इंडियन जो सारे मोटेल चलाती है। अब उसकी जगह पाकिस्तानी बहुत आ गए हैं। अच्छा, तो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, आप यकीन करें, हाउस कीपिंग में, यानी कमरे की सफाई में, और 3 साल में अपना होटल बना लेते। मेरे कम से कम 10-15 दोस्त हैं, पंजाब से ताल्लुक़ है। इसी तरह पेट्रोल पंप खरीद लेते हैं। वहाँ पेट्रोल पंप इस तरह का हमारे यहाँ का चक्करबाजी नहीं, बहुत आसानी से मिल जाता है और बाद में पैसे भी नहीं लगाने पड़ते, तो क्योंकि बैंक बड़ी सारी आते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, जैसे उसने पेट्रोल पंप का भाई भतीजे बीवी चचा मामू खालू सफाई, कोई ना कोई हिसाब करके ट्रांजैक्शन बढ़ता चलाता है और उनके कोई बखेड़े नहीं। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे टैक्स कल्चर है, सब जाके वहाँ टैक्स देते हैं। यहाँ क्यों नहीं देते? मैं मुजम्मिल साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। मुजम्मिल साहब, एक तो मैं SMEs के ऊपर ही बात करूँगी। अगेन आपने EPZs का जिक्र किया था। EPZs बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए। जोन्स डिवाइड हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। सिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, छोटे छोटे जोन्स बना लें या बड़े जोन्स बना लें। गवादर को कितना आप इंपॉर्टेंट देखते हैं इसके अंदर? अभी इसे फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और साथ साथ ऐसे जोन्स अगर बन जाते हैं तो कौन से जो सेक्टर है उसके जोन्स वहाँ पर मौजूद होंगे? देखें, अगर SMEs की आप बात करें तो कराची बहुत अच्छा हमारे लिए है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हम EPZ में लेके आ सकते हैं। मोटर इंडस्ट्री के स्पेयर पार्ट्स हम लेके आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आ सकती हैं। हम ऐसी कमोडिटीज़ ला सकते हैं जिसको जो है बाई करके, इंपोर्ट करके हम उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन हो सकता है। आप समझ लें कि मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आप मलेशिया और सिंगापुर की मिसाल देख लें, आप इंडिया की मिसाल देख लें, वो ज़्यादातर चीज़ें जो है इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करता है। उसमें वैल्यू एडिशन होती है 50%। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर आप उठा के देखें, उसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें लोग इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है और हमारे लोग जो हैं दुबई में, US में बहुत से मकामात पर ये काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा जो रिज़र्व का मसला है वो हल हो सकता है। SMEs भी और लार्ज स्केल्स पे भी ये आप समझ लें कि बहुत जल्दी हम इस पे जो है हमारे जो क्राइसिस हैं, जो पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं डॉलर्स के, ये बहुत तेज़ी से आपके हल हो सकते हैं इस पर अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे तो। आप समझते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारी कुछ ऐसे इंपोर्ट आइटम्स जिसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही एक सोल्यूशन की तरफ जा सकता है, तो उनके ऊपर काम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं और जान छुड़ा लेते हैं। ये मैं और फातमी साहब तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं बात में। देखिए, मसला ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना इस वक्त, अगर छोटी इंडस्ट्री कहें या बड़ी कहें, हम ये देखते हैं कि हमें जो है इंटरनेशनल मार्केट के साथ अगर हमें कंपटीशन करना है तो उसके बराबर चीज़ें तो हमें मिले ना। अब बिजली हमारी महंगी है, पेट्रोल हमारा महंगा है, डीजल हमारा महंगा है, तो आप ये बताएं कि हमारा इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा इसका आता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम जो है 30-40% इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो आप समझ लें स्टाफ है, वो भी जाहिर सी बात है हर चीज़ को यूज़ कर रहा होता है और वो जाहिर सी बात है कंज्यूमर है वो भी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे SMEs बहुत देते हैं। अगर वो डायरेक्ट टैक्सेस में भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस पर भी थोड़ा सा अगर देखा जाए, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग्स दी जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता हमारा, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इनकम की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास रिसर्च का कोई सिस्टम नहीं है। इनकम की तरफ भी जा सकते हो, इनोवेशन की तरफ। इनोवेशन आप समझ लें हमारी तकदीरें बदल सकती हैं। अब आप मलेशिया देखें कि वो पाम पहले नहीं उगाता था, अब वो पाम उगाता है। पाम से जो है वो ऑयल निकालते हैं और बहुत ज़्यादा अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स का जो है वो आप समझ लें कि हर साल एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल। तो इसी तरह आप समझ लें कि हमारे यहाँ भी चीज़ें हो सकती हैं। हम एग्रीकल्चर लैंड लॉक कंट्री नहीं, हम सी पोर्ट हमारे पास है, एग्रीकल्चर कंट्री है। हम श्रीलंका नहीं है, हम बहुत अच्छा है हमारे पास। हमें थोड़ा सा माइंड की जो एक नेगेटिविटी है ना, इस माइंडसेट से भी हटना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंड। मैं यही कह रहा हूँ कि इतने बुरे हालात हमारे नहीं है जितने बनाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, इससे बुरे हालात। $1 बिलियन से कम भी हमारे रिजर्व रह चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमने उस वक्त भी अपने आप को संभाला है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा हिम्मत से काम करें, सब मिलके एक जैसे हो जाए। अब देखें ना, हमारे जो सरकारी लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को कट्स करनी पड़ेंगी। अब आप देखें कि जो हमारे अभी एक बिल पेश हुआ है असेंबली के अंदर, जो हमारी सेनेट की असेंबली है, उसमें ये बताया गया है कि जी जो रिटायर्ड हमारे सेनेटर्स हैं उनको सारी मराद मिलेंगी। तो ये इस तरह की चीज़ें ना हो
तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा हम कट ऑफ कर दिया जाए। बिल्कुल सही। जी मैं हाँ। फातमी साहब को भी पूछूंगी। फातमी साहब प्लीज इसके ऊपर ही बताएं कि पोलिटिसाइज मामला ना हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो उन्होंने कह दिया सख्त, उससे सख्त मैं कहूँ तो। और देखिए 100 की एक बात मैं आपको बताऊं, आपको बजट में हमेशा गरीब लोगों का ख्याल रखना। इसमें रखा गया है, नहीं, पॉवर्टी लाइन को देखा गया है फातमी साहब। टैक्स जो है वो किया है, सैलरी के हिसाब से दिया गया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किया गया ये नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस दिन आपने गरीबों को उठाने की कोशिश की, आपका मुल्क उठ जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप 1600 सीसी की गाड़ियाँ दे रहे हैं असेंबली मेंबर्स को, जो बहुत अच्छी बात है। आप इंपोर्ट करेंगे ना तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा ना, लोकल 1000 सीसी से बनती नहीं ज़्यादा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आपको पता है और आप ही लोग मुल्क चला रहे हैं, आवाम के आप ही नुमाइंदे हैं ना, तो आप कम से कम ये कीजिए कि भाई हम पाकिस्तान में जो बेहतरीन, अगर मर्सिडीज़ बन रही तो मर्सिडीज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम गाड़ियों की इंपोर्ट पे कितना पैसे ज़ाया करते हैं। ये तो हम बात कर चुके हैं, और ये 2019 और 2020 की बात है। हाँ। जब हमने इंपोर्ट की थी गाड़ियां, उसका खमियाजा अब तक भुगता जा और रहा अभी है। भी देखिए फिर आ गया, कल भी यही आया लेकिन अब दोबारा इसे ऑन किया गया है, जी। इसी वजह से कि थोड़ा सा काफी दिनों से ये इंपोर्ट कर्व थी। हाँ। और बहुत ज्यादा जो इंपोर्टर्स थे वो परेशान दिखाई नहीं दे तो रहे थे। इंपोर्ट करती तो मैं ढंग की चीज़ें इंपोर्ट करें ना, जिससे आप फरमा रहे हैं कि आप वो बना के वैल्यू एडिशन से आगे भेजेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं को, आपने फातमी फरमाया साहब, मुज़म्मिल जब साहब ने बहुत अच्छी बात। इंपोर्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि जब इंपोर्ट बैन किया गया तो उसमें वो रॉ मटेरियल भी था जिसको वैल्यू एडिट किया जाता था। एक ही हाथ, हाँ। एक ही लाठी से सबको कर दिया ना, वो गलत है। वरना वो डिफॉल्ट हो जाता हाँ, ना उस default। वक्त देखिए, खतरात है, को तो रिकॉर्ड करना देखिए था। समझिए, इसमें आपको जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल सर्वे कराना होगा। हर इलाके की अपनी अफादियत है, हर इलाके का अपना मिजाज है, हर इलाके का अपना मौसम है। मैं हमेशा से, आज से नहीं, मेरा ख्याल 40 साल से, जब बिल्कुल आपकी उम्र का था, नौजवान, तो उस वक्त से मेरा ये कहना था कि पाकिस्तान में तरक्की का राज इंडस्ट्रीज़ में नॉर्थ है, साउथ नहीं है। उसकी वजह कि नॉर्थ में जो काम करने की एनर्जी वो साउथ में नहीं अच्छी। ये पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, क्योंकि ठंडा इलाका हाँ। होता है। दूसरी बात ये कि तमाम वो चीज़ें जो मुकामी पैदा होती हैं उसको मुकामी कंज्यूम कीजिए, ताकि जैसे कराची अब सबसे बड़ा शहर है, कुछ लोगों का कहना 2.5 करोड़ 3 करोड़, अल्लाह बेहतर जाने क्या आबादी, पूरे मुल्क से लोग आते हैं। आपके ख्याल में पूरे मुल्क से खुशी खुशी नहीं आते हैं, मजबूरी में आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, बेहतर प्रॉस्पेक्ट के लिए। बीवी बच्चे वहाँ गांव में बैठे हों। अगर आप एक पॉलिसी बनाएं कि 10 साल में हम लोकल इंडस्ट्री, चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई और हो, हम लोकल लोगों को देंगे, जिसको कहते हैं कम्युनिटी, जब भी तो छोटे छोटे बिजनेस शुरू होंगे ना। आप ये बताइए कि टाइल्स की फैक्ट्री या स्टील की फैक्ट्री का कराची में काम नहीं। अच्छा, मैं इसकी मिसाल भी बता देता हूँ। कलकत्ता है, दिल्ली है, टोक्यो है, और आपके न्यूयॉर्क है, लंदन है। ये वो इलाके हैं जो इंडस्ट्रीज़ की तरफ नहीं, ये ट्रेडिंग सिटी होती है, यानी यहाँ से बैठ के आप पूरा मुल्क रन कर रहे होते हैं, पैसे की आमद और रफ्त होती, पोर्ट होता है। लेकिन कारोबार के लिए सबर में, यानी न्यूयॉर्क से आपको वेस्टचेस्टर जाना पड़ता है, रॉचेस्टर जाना पड़ता है, ऑल्बनी जाना पड़ता है, कैस्किल जाना पड़ता है, मुख्तलिफ इलाकों में, लंदन से आपको आगे जाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सर्वे गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं करे कि जो चीज़ें जहाँ पैदा हो रही हैं, कपास जहाँ पैदा हो रहा है कोशिश कीजिए वहीं इंडस्ट्री लगे, चावल जहाँ पैदा हो, राइस मिलिंग वहीं लगाइए, शुगर जहाँ हो रहा है वहीं, जहाँ पत्थर ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे टाइल्स की फैक्ट्री लगाइए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से एग्जैक्टली वही जोन्स की हम बात कर रहे थे कि जोन्स में डिवाइड किया जाए, 2 हिस्सों में जोन्स में डिवाइड किया जाए, जोन्स में देखिए ना डिवाइड भाई, किया जाए। अभी हमने बात अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि स्टील मिल हमने बहुत बड़ी लगाया और उसकी सज़ा भुगत रही हैं, आप देख रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि एक चीज़ पैदा बलूचिस्तान के इंटीरियर में हो रही है, ला के आप कराची में टाइल्स की जो चीज़ें, मैं एक मिसालन कह रहा हूँ, तो आप ये बताइए कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वो कौन अदा करेगा? आप ही करेंगे या हम ही करेंगे, टैक्स अदा कर। तो अगर आप लोकल बेस्ड बनाएंगे तो अच्छा, कोई ज़रूर, जैसे कराची आईटी के लिए ग्रेट सिटी, इट्स ए ग्रेट सिटी भाई, बैठे लोग ब्रेन से काम, सर्विसेज के लिए ग्रेट सिटी है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, कस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इनकम टैक्स के लिए बहुत अच्छा है, लॉ के लिए बहुत अच्छा, पेटेंट डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छा, यानी हर वो काम जो जहन का है वो आप कहते। लेकिन जो काम फिजिकल है वो कोशिश की उन्हीं इलाकों में जहां मजदूर अवेलेबल हो। यानी आप देखें ना, कराची में अगर मजदूर हायर करेंगी तो कहां से आएगा? ये तो पख्तूनख्वा से आएगा या पंजाब से आएगा, इस सिंध से। कराची का तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता सीधा मजदूरी, या हम तो नहीं कर सकते ना मजदूरी, सीधी सी बात है, गड्ढा खोदना। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोशिश करें कि इस तरह जोन वाइज इकानमी को डिवाइड करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही पढ़ के बाहर पढ़ा मैंने अमेरिका में, को इसी पे दिन रात काम करते हैं कि एरिया वाइज डेवलप।
और कोशिश करें कि जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट का क्या काम बिजनेस है भाई, जो एरिया कम्युनिटी है, पब्लिक है, लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो इलाके के लोग आपस में तय करें क्या बिजनेस करना, क्या नहीं करना, क्या टैक्स। अब मैं तो आपको देखिए ना, मैं छोटी सी बात बताऊं, 1 सेकंड और लूँगा आपका, कि बाहर तो उन्होंने यहाँ तक आज़ादी दे दी है कि टैक्स भी आप डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी। अमेरिका में गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं टैक्स डिसाइड करने। न्यूयॉर्क सिटी का टैक्स 8.5% है और सबर्ब न्यूयॉर्क का 6.5% और उससे आगे स्कैनेक्टिविटी का 4%। को कहते हैं हम तो नहीं दे सकते टैक्स, आप नहीं। आप क्या करती हैं कि जो आप यूफोन का कार्ड 120 का कराची में खरीद रहे, यही कार्ड ठट्टा में भी वो गरीब आदमी खरीद रहा, तो ये ज्यादती है ना, ये मतलब उसके पास ये है ना, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। मुजम्मिल साहब, जोन्स डिवाइड कर लें और साथ साथ जोन्स के ही तहत टैक्सेस भी डिवाइड किया जाए। फातमी साहब का ये कहना है, आप क्या समझते हैं कि जो अभी बजट आया है इसके अंदर कुछ टैक्सेस जो है वो ज़्यादा किए गए हैं, सुपर टैक्स के हवाले से बात की गई है बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, वो कम्युनिटी जो हायर जिसकी इनकम है उन्हें हायर टैक्सेस देने हैं, वो कम्युनिटी जिनकी लोअर इनकम है उन्हें लोअर टैक्सेस देने हैं। लेकिन आइडिया ये है कि टैक्स नेट में सबको आना है, टैक्स बेस बढ़ाना है। आईएमएफ की कंडीशनैलिटी सारी मान ली गई, तो काश आईएमएफ ये भी कंडीशनैलिटी दे देता कि टैक्स बेस भी बढ़ाना है, टैक्स नहीं लगाना, टैक्स बेस बढ़ाना है आपको। न्यू टैक्स पेयर्स हमारे यहाँ मसला ये है मैम कि जो टैक्स दे रहा है उसके कंधे पे और बोझ डाला जा रहा है, और जो हमारे टैक्स पेयर्स नहीं हैं उनसे बात नहीं की जा रही। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई पूछता ही नहीं है, टैक्सेस नेट में आप उसको लेके आए, इस बार लाया गया। ये आप देखें ना, बहुत बड़ा हमारा एक सेक्टर है। मैं समझता हूँ कि देखें बहुत ही मामूली सा लाया गया, वो कोई इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जितना बोझ सुपर टैक्स अगर देखें तो किसको लागू हुआ है, शहरी आबादी को लागू हुआ है। अब ऑलरेडी हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं और हमारे ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है। इस वक्त सर्वाइवल जो है आपका बहुत ही मुश्किल है, और इंडस्ट्री जो है उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इंपोर्ट की तरफ ना जाए, अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं और उसको हम कोशिश करें कि इतना कॉम्पिटिटिव हो कि एक्सपोर्ट मार्केट्स तक हम जाएं। देखिए हमें 3-4 ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, जब जाके हम किसी पोजीशन पे अपना मकाम बना सकेंगे, इस क्राइसिस से निकल सकेंगे। देखिए इतना बड़ा हमने लोन लिया हुआ IMF का, आखिर देना तो है, इसका रास्ता हमें निकालना पड़ेगा ना। आखिर आमदनी होगी जब भी टैक्सेस दे सकेंगे ना। तो इस चीज़ को हमें जो है सोचना भी पड़ेगा और इसका हल भी निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल कहता हूँ कि ये हमारी जो इस वक्त पोजीशन है, कोई डिज़ास्टर की तरफ हम नहीं खड़े, हम स्टेबल पोजीशन पे, और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम इसको कहें कि जी हम दिवालिया हो गए या ऐसे हो गया वैसे। अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ बहुत कुछ है हमारे पास, हम इसको अवेल करें, चीज़ों को सामने रखें और इसमें जो है कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि हम इसको डिवाइड कर दें, मैं समझता हूँ कि कराची जो है, अगर आप इंपोर्ट की बात करें और फिर इसको री एक्सपोर्ट करें तो कराची इज़ द मेन हब इसके लिए। अगर आप एक्सपोर्ट की EPZ की अगर बात करती हैं, और वैसे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने बेशक हम बनाएं, उसके भी हमें फ़ायदे हैं। जैसे कॉर्न की हमारी फसल होती है पाकपतन की तरफ, तो उधर बनाएं, हमको इसकी प्रोडक्ट्स बनाएं। हम कॉर्न ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसकी कोई प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करें, तो वही प्रोडक्ट्स जो है हमारे दूसरे लोग कर रहे हैं। वही कॉर्न जो टिन में आता है या बेबी कॉर्न टिन में आते हैं, तो वो हम भी बना सकते हैं। हम देखें ना, हम क्या कर रहे हैं कि जी कॉर्न जो है हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे जो है वो लाखों टन एक्सपोर्ट करते हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी करता हूँ। लेकिन बात ये कि हमारी सोच ये नहीं है कि $300 का जो कॉर्न है ये $3000 का कैसे हो। इस सोच को बदलना पड़ेगा, और इसको बदलने के लिए जो है हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। इस सोच को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी सोच को बदलने के लिए उन लोगों को देखना पड़ेगा जो कि इसमें कामयाब हो चुके हैं, और हमें कैसे अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके जाना। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज प्रोडक्शन की बात करें तो वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। राइस हमारे पास बड़ा अच्छा, सारी चीज़ें हमारे पास बहुत अच्छी है दुनिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हम वैल्यू एडेड के अंदर पीछे रह जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ों पर आना पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छे सेमिनार्स करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, अच्छे लोगों को बुलाया जाए, इस पर बात की जाए। तो देखें ऐसे ही नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, लेकिन ये कि आहिस्ते 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 ग्रेजुअली आप बहुत कुछ कर सकते हैं और हो जाएगा। मैं समझता हूँ हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें इतनी सलाहियत है कि वो संभाल सकती है, हम भी संभाल सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो अंकल बैठे हैं ये भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। राइट मैं फातमी साहब से पूछूंगी, फातमी साहब ये जो हेट्रेड वाला कल्चर है ना, ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, नफ़रतें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं, नेगेटिविटी जो माइंडसेट है वो बड़ी जल्दी फैल रहा है, इसको ज़रा पॉजिटिविटी में तब्दील करना पड़ेगा। इसमें ज़रा एक अच्छी सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। आप एक चीज़ समझ लें, मैं इस पर बोलता हूँ तो ज़रा सख्त हो जाता है।
तब्दील नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको खड़े होना पड़ता है, लोग खुद चल पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि कारवां चल पड़ता है ना आदमी। बात यह है कि आपके पास जो रोल मॉडल हैं वो अभी तक माजरत के साथ ऐसे नहीं हैं जिनके पीछे चला जाए। देखिए ना, रोल मॉडल, मैं किसी जमात का तो नाम नहीं ले सकता पॉलिटिकल, लेकिन रोल मॉडल जो अच्छा हम समझते हैं कि वो जो आदमी तकरीर कर रहा है या भाषण दे रहा है या वो नहीं, ऐसा नहीं, सब समझते हैं। हम उसी के पीछे चलते हैं जिससे इंस्पायर होते हैं, और इंस्पायर होने के लिए उसकी पूरी शख्सियत होती है। यूरोप, अमेरिका या जिन ममालिक ने तरक्की किया, जिनका हम जिक्र करते हैं, चाइना के माओ त्से हैं, नेल्सन मंडेला, या कोई भी और ऐसे XYZ हो, जितने भी नाम आप दुनिया में लेती हैं, मुसोलिनी हो, लेनिन हो, कोई, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर पहले सवार किया। यानी ये भूत जो है ना, खप्त, हम कहते कम्युनिज्म में कहते हैं ना खप्त, ये खप्त उसको अपने ऊपर कार्ल मार्क्स को तैयार करना पड़ेगा कि मैं भूखा रहूँगा तो दूसरे रहेंगे, ये नहीं। अच्छा, और इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे यहाँ इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मिसाल नहीं कि जब लोगों ने कहा भूख है तो आपने कहा पत्थर मेरे भी बंद। ये नहीं, एक वाकया है। मकसद ये है कि जब आप करते हैं तो रोज़ लोग खुद ब खुद, आपके यहाँ पाकिस्तान में होता है कि हम पूरे दिन लेक्चर देते हैं नेकी, अच्छाई, और जब मुझे शाम में लोग देखते हैं कि नहीं है तो मायूस हो जाते हैं। तो ये है वजह, और कोई ऐसी वजह नहीं। अल्लाह न करे कि पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी है या कोई, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान के पास जो नौजवान ताकत है उसमें तरक्की करने के बड़े जरसूमे हैं और वो कर सकते हैं, लेकिन फिर नहीं कर रहे हैं। क्यों? देखिए उसकी वजह क्या है कि बेकार आदमी का जहन भटकता है। जब आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो भटकेगा। और ये भी याद रखें आप कि शैतान जल्दी वर्गलाता है ना आदमी को, तो इसलिए बुराई की तरफ ज़्यादा आप उसको अगर डाइवर्जन अच्छी तरफ कर देंगे तो अच्छी तरफ हो जाएगा, बुरी नहीं करेंगे तो। अच्छा, ये भी बता दूं आपको कि अच्छी के लिए उसको तरबियत की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तालीम की। बुराई के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगले दिन से लग जाता है जाके। होता है ना, आपको सड़कों में नज़र आते हैं लोग एक से एक। आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से, अच्छा गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट से मुराद हर लोग जो इक़्तिदार में आते हैं उनको अपनी हैत तब्दील करनी पड़ेगी, अपनी रहाइश तब्दील करनी है, अपना अंदाज बदलना होगा जिससे कौम मुतासिर हो सके। राइट। मैं मुज़म्मिल साहब से पूछना चाहूँगी, जब हम SMEs की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ईद सीज़न चल रहा है, बकरा ईद के ऊपर जानवर ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो जाता है? क्या समझते हैं आप, कितना ज़्यादा एनिमल्स की ये लेन देन होती है? देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक कराची के अंदर ही मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो लाखों जानवर का टर्नओवर होता है, और इससे डेफिनेटली छोटे तबके को फ़ायदा पहुंचता है। ये जो फेस्टिवल है हमारा, आप बुचर हो या कुछ भी हो, मतलब आप कसाई सब हो, कमाते हैं। मतलब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सबको रोज़ी दी है। ये अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ अरबों का नहीं खरबों का ट्रांजैक्शन होता है, और ये उनका सीज़न है, और ये पूरी दुनिया में मुसलमान कम्युनिटी का ये एक सीज़न है। फेस्टिवल हमारा जो है कुर्बानी का, माशाल्लाह जैसे हज का सीज़न होता है वहाँ पे भी। तो मतलब ये आप समझ लें कि इस फेस्टिवल से हर छोटे बड़े को फ़ायदा पहुँचता है, डेफिनेटली पहुँचता है। मैं आपकी इजाज़त के साथ, पिछले साल 80 लाख जानवर कुर्बान हुए थे, इस साल एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़। तो मैं अक्सर कहता हूँ, और ये बिलियन में है। अब आप देखें कि ये 3 दिन का ट्रेड है, उससे महीनों पहले तैयारी, उसके महीनों बाद की सफाई सुथराई, प्लस ये है कि उसके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, एक उसका चारा है, बिल्कुल उसके... आपको छोटी सी चीज़ बता दूं कि जो कुर्बानी जो ज़बह करता है, जिसको हम कसाई कहते हैं या कसाब कहते हैं, छोटी कम्युनिटी का आदमी, छोटे क्लास का है, गरीब फैमिली का है, आप अंदाज़ा बजाइए 1 करोड़ जानवर के मतलब कम से कम 50 लाख तो करते हो। एक ने 2 भी अगर किया, 3 भी किया, तो गोया 3 दिनों में 40 लाख घरों को ये पैसे, ख़ानदानों को जाते हैं ये पैसे, जो आप खुशी खुशी उसको देते हैं। इसी तरह खाल है, आप देख लीजिए खाल में हमारे यहाँ, ये भी बता दूं आपको कि सब कॉन्टिनेंट में टेनिंग और कैनिंग में मुसलमानों से आगे कोई नहीं था, क्योंकि हिंदू नहीं करते हैं ये काम। तो हम लोग सबसे ज़्यादा थे, और ख़ास के चिनियाट इसमें बहुत आगे था, यहाँ से लेके कलकत्ता तक इन्हीं के कारोबार होते। अब चूँकि पूरी दुनिया में, ख़ास के चाइना की वजह से हमें ये प्रॉब्लम कि वो आर्टिफिशियल लेदर बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी बहुत खपत है। और अगर इसका इंतज़ाम हो, ज़ाया ना हो, तकरीबन 15% ज़ाया हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी, ये भी फॉरेन एक्सचेंज गोया आपके लिए कीमत है जो हम बाहर भेजते हैं। प्लस एक और चीज़ इनको अब करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं कर रहे हैं। सऊदी ने 40 साल से किया हुआ है
कि जो आपके फालतू गोश्त हैं वो आप एक्सपोर्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रिज और फ्रीज़र में भर भर के रखें। अगर आप समझ रहे हैं खैरात को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी चाइना ने भी आपसे कहा कि मीट हमें चाहिए, एक्सपोर्ट करें। तो आपके पास ज़रा सा अगर जहन लगाएंगे तो सिर्फ बकरीद जो हम कहते हैं ईद अल अज़हा इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकानमी सोर्स बन जाएगी पाकि, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी मुज़म्मिल साहब तो मुज़म्मिल साहब लेदर के हवाले से बड़ी अच्छी बात की, लेदर गुड्स में भी बड़ा काम हो सकता है, और अगर थोड़ी सी लेदर की ट्रेडिंग की जाए या लेदर को ही थोड़ा सा टारगेट किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना फाइनल टारगेट हमारा बनाना चाहिए वैल्यू एडिशन। स्किन नहीं डायरेक्ट आप स्किन अगर आप रॉ मटेरियल अगर बेच रहे हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। आप बैग्स बना सकते हैं, उसके शूज आप बना के लोगों को जो है समझाएं कि जी ये करना है। असल में देखिए डायरेक्शन, जैसे हमारे बड़े साहब ने बताया कि डायरेक्शन हो हमारे पास तो हमारी नौजवान नस्ल जो है बहुत बड़ा संभाला दे सकती है और उनको समझाया जाए। बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग यहाँ से जो है अमेरिका तक जो है वो रसाई है और लोग अपना सामान बेचते हैं। और मैं पिछले दिनों देख रहा था कि लोगों ने अपने जैकेट्स भी जो है वहाँ पे बेचे हैं और मैं समझता हूँ कि जो 2000 की जैकेट थी उन्होंने 15-15 हज़ार की बेची। वो सारी चीज़ें जो हैं लोग अब समझ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर इजाफा होगा। थोड़ी सी अगर इस पर ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ हम कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल भी सोर्स कर सकते हैं और आप एज अ कंबाइंड सोर्स भी कर सकते हैं। तो थ्रू एसएमईज या थ्रू आप इंडिविजुअली कुछ ना कुछ हो सकता है। बस वक्त इस बात का है कि आप अपनी विल को, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, ना कि आप फ्री बैठकर हेट्रेड में या सोशल मीडिया पे वीडियोस फॉरवर्ड करके टाइम वेस्ट करें। तो दिस इज इट। एक्चुअली हमारी यूथ को चाहिए कि इस चीज़ पर फोकस करें। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम में, लास्ट मिनट्स हैं। फातमी साहब आपसे ही पूछूंगी, ईद उल अज़हा पे आज हज का दिन भी है, मैसेज दे दें और फिर उसके बाद ईद के बाद ईद उल अज़हा ज़ाहिर सबको पता है कि सुन्नत इब्राहिमी हज़रत इब्राहिम से शुरू हुई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस दिन आपने अपने नफ्स की कुर्बानी दे दी सारे मसाइल हल हो जाए। मैं मुज़म्मिल साहब देखिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो महीना है, ये जो दिन है, कुर्बानी का दिन है और हमें पूरी कौम को कुर्बानी दे के आगे चलना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि जी हम डॉलर ले लें, हम सोना ले लें और फिर जो है कुर्बानी देने जा रहे हैं, तो ये कुर्बानी नहीं है। हमें सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमारी आल औलाद और हमने इधर ही रहना है। तो हमें उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और कुर्बानियाँ देनी चाहिए और यही सिलसिला हमारे वालिदैन ने किया तो यही हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वेल, थैंक यू सो मच। आप यहाँ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब आपका शुक्रिया, फातमी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें बजट के हवाले से, मार्केट के हवाले से और डिफरेंट एसएमईज कल्चर के हवाले से डिस्कशन को जारी रखा। साथ साथ जो ईद आ रही है, ईद हॉलीडेज़ आ रहे हैं, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और साथ साथ जाते जाते ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि सेक्रीफाइस की बात हो रही है तो सेक्रीफाइस, जैसे कि फातमी साहब ने कहा कि नफ्स की कुर्बानी होनी चाहिए। नफ्स इसलिए कि हम जो नेगेटिविटी का कल्चर फैला रहे हैं उसको ना फैलाएं, बल्कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ एक अच्छे बिजनेस के अंदर, किसी भी छोटे बड़े किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर मार्केट के अंदर सेविंग के थ्रू अपनी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी पे वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।